एक तरीके से अगर आप देखें तो सरकार से डरना मोदी जी के आने के बाद सीखा है भारत ने और हमारे समाज ने। बट आपकी को-स्टार है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, कंगना, और कंगना ने फिर कंगना के वो भी झेल रही है। She came into politics. But Kangna, and I don't like, just want to point out the, you know, a lot of people say Kangna and you is a big difference. Okay. Kangna ने जब आवाज उठाई सत्ता के पक्ष में उठाई, मैंने जब आवाज उठाई सत्ता से सवाल करने के लिए आवाज उठाई। आपको भी टिकट्स ऑफर हुए हैं, कांग्रेस से हुआ है, कई पार्टियों से हो गए, मुझे इट सो सीम्स अगर आप पेपर्स को पढ़ें तो समाजवादी पार्टी से भी आपको ऑफर। यार मुझे कोई ऐसा ऑफर नहीं। आई लाइक राहुल गांधी एज अ लीडर अ लॉट। आई थिंक उनका जो विज़न है, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी जो एफर्ट है वो बहुत सही है, वो हमारे देश के लिए बहुत सही है। और सबसे पहली बात तो कोई भी पॉलिटिक्स जो मोहब्बत की बात करे, मैं उस पॉलिटिक्स के सहमत में हूँ, मतलब मैं सहमत हूँ उस पॉलिटिक्स से। ऑलरेडी मेरे करियर की मैंने अपने ओपिनियन दे के और पॉलिटिकल बातें कर करके काफ़ी बैंड बजा रखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं स्वरा भास्कर। स्वरा से आज हम लोग कई सारी बातों पे आज बातचीत करेंगे। हमारे पास कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब में स्वरा से चाहिए। आने वाले इलेक्शंस के बारे में, उनको ऑफ़र किए हुए टिकट के बारे में, उनके ट्विटर अकाउंट के बारे में जो सब लोग सुनना चाहते हैं, और उनका एक ओपन लेटर जो उन्होंने संजय लीला भंसाली को लिखा था उसके बारे में। तो चलिए स्वरा का स्वागत करते हैं। स्वरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हम लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अब मेरा स्केड्यूल एक्चुअली बिजी हो गया है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तो आपका लाइफ बहुत ही अलग चीज़ों में बिजी हो रहा होगा, बच्चे के संग बहुत ज़्यादा। या बिल्कुल, मतलब आई थिंक माई लाइफ इज़ absolutely changed, like 360-degree transformation. I mean, you know that. You also have a small baby, so you must remember. But yeah, it's like a whole new world, I say. स्वरा, लोग आपको ना बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बहुत अलग तरीके से जानते हैं। मैं बेसिकली जानता हूँ स्वरा भास्कर एज अ किड कैसी थी, बचपन में कैसी थी स्वरा भास्कर? I think मैं बड़ी मस्त बच्ची थी, मैं काफ़ी खुश थी। मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो एक बड़ी नॉर्मल सी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, 6th पे कमीशन के बाद अपर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी हमारी। मैं पूरी ज़िंदगी सरकारी अकोमोडेशन में रही हूँ। मेरे फादर नेवी में थे, मेरी माँ कॉलेज में पढ़ाती थी, भाई और मैं थे। तो मैं बड़ी मतलब एक टिपिकल उस आई थिंक जो लेट 80s अर्ली 90s में बड़े हो रहे बच्चे कैसे थे वैसी थी हमारे पास। मुझे याद है ज़िंदगी में मेरा एक ही मकसद था कि किसी तरीके से स्कूल से वापस आके चित्रहार देखने को मिल जाए। और मुझे तो वो ज़माना भी याद है जब केबल टीवी नहीं आया था इंडिया में, यू नो, सैटेलाइट टीवी, एंड वो जो जब दूरदर्शन एंड डीडी मेट्रो जब बड़ा एक एंटरटेनमेंट चैनल था, और बाबा सहगल एक सुपर हिट मुकाबला होस्ट करते थे, विच वॉज लाइक माई फेवरेट शो इन द वर्ल्ड। महाभारत आता था संडेज़ को, वो देखते थे, रामायण महाभारत। So yeah, I mean, I had a very golden childhood. I feel like मुझे बहुत मेरा चाइल्डहुड बहुत खुश था, और मुझे बहुत उसकी यादें जो हैं वो ज़्यादातर खुशी हैं। अच्छी स्टूडेंट थी मैं, ठीक ठाक, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट थी, तो ऐसी कोई टेंशन पढ़ाई की। मैं मैथ्स में वीक थी, सब होते हैं आई फील। तो बड़ी टिपिकल जो एक बच्चे की इंडिया में प्री लिबरलाइजेशन एंड देन पोस्ट लिबरलाइजेशन, तो मुझे वो भी दौर याद है, यू नो, 94-95 के बाद जब सडनली इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट्स आने लगे, जैसे यू नो जो पहले कभी हमें नहीं दिखते थे, कि वो चॉकलेट के 50 अलग ब्रांड, टॉफ़ियों के 50 अलग ब्रांड, चिप्स के अलग अलग ब्रांड। एंड आई रिमेंबर सीरियल, वो जो फ्रूट के कॉर्नफ्लेक्स, हमें तो पहले कॉर्नफ्लेक्स आता था, हमें और कुछ नहीं पता था, फ्री में पड़ता था। हाँ, फिर सडनली पोस्ट लिबरलाइजेशन, यू नो, केलॉग्स के फ्रूट लूप्स और चोको चिप्स और राइस पफ्स, और यू लाइक व्हाट हैपेंड। सो या दैट वाज माय चाइल्डहुड एंड इट वाज वेरी हैप्पी। बहुत मज़ेदार। एंड मैं बचपन से, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट बच्ची थी, और मुझे हमेशा ऑडियंस बड़ी पसंद थी। तो मैं बड़ी नौटंकी बच्ची थी। मैं घर आके, मतलब मेरे पेरेंट्स की आदत थी, वो हमेशा हमें पूछते थे कि क्या हुआ स्कूल में, शुरू से बताओ, मतलब जब हमने छोड़ा उससे बताओ। और मैं ऐसे बताती थी, और फिर पता है क्या हुआ,
फिर उस लड़की ने ना, वो रेचल ने ना ऐसे करके बोला और उसका पराठा छीन लिया, और सम नॉनसेंस स्टोरी मैं उसको इतना ड्रामेटाइज करके बताती थी. सो माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये तो फुल ड्रामा क्वीन है. शी इज लाइक इज़डोरा डंकन कहते थे मुझे. वाज अ वेरी फेमस ballerina but a performer, very dramatic ballerina she was. So he used to call me Isadora Duncan. So और स्कूल में कैसा था, मतलब लड़कों के आपके हिसाब से आप वो लड़कों की तो कुटाई कर देती होगी? हाँ, I mean I was a very like I went to Sardar Patel Vidyalaya in Delhi एंड मैं बड़ी अगेन कॉन्फिडेंट बच्ची थी. अब बट आई फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा याद है कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सिर्फ 11 साल के बाद से बने. तो मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल फ्रेंड्स दैट आई मेड लाइक माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर आई वाज 11 years old. सो सडनली व्हेन आई वाज 11-12 years आई पता नहीं क्या हुआ, मैं सडनली बड़ी फ्रेंडली हो गई, बड़ी ऐसे पॉपुलर हो गई, मेरे दोस्त बन गए, ग्रुप बनने लगे. सो या आई वाज अ वेरी व्हाटएवर किड एंड आई हैड दादा ऑफ योर ग्रुप. नो नथिंग लाइक दैट, बट आई वाज वी वर अ ग्रुप ऑफ लाइक वेरी, हम अपने आप को बड़ा कूल समझते थे. हम सोचते थे हम लाइक 15-16 साल के उम्र में हम सोचते हम इंटेलेक्चुअल हैं, लाइक वेरी स्टूपिड. सबसे पहली बार आपको कभी ऐसा हुआ एक लड़का पसंद आया हो, फर्स्ट क्रश? तो मतलब यार बच्चे होते तो कुछ समझ नहीं आता ना आपको. जो आप टीवी पे देखते हो कि इससे शादी करनी, उससे तो हमें लगता है अच्छा कोई ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिससे शादी करनी चाहिए. तो आई रिमेंबर मेरा पहला लड़का, आई वेंट एंड टोल्ड हिम कि अच्छा व्हेन वी ग्रो अप वील गेट मैरिड. मेरा एक दोस्त नाउ इज अ वेरी क्लोज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स and he turned gay. So I was like, oh wow, like मैंने उसे ऐसा सदमा दिया बचपन में ही. By the time he was 21 he came out to his mother and he's like, I'm gay. But I remember I mean I used to have some crushes, हमारे बड़े बड़े लड़के जो स्कूल में होते थे. But I think I had a big crush on Rahul Dravid. I loved Rahul Dravid. मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता था पर मुझे राहुल द्रविड़ बड़ा पसंद था, बिकॉज मुझे बड़ा हैंडसम लगता था. I used to like Anil Kumble a lot and Wasim Akram. These were my three. राहुल द्रविड़ का एक बकरा हुआ था. राहुल द्रविड़ का एक बकरा शूट होता है, एक लड़की आ गई थी कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. वो कितना पॉपुलर हुआ. Oh God, I don't remember that. राहुल द्रविड़ का तो अलग ही. Yeah, he was amazing. And then yeah, Rahul Dravid, Anil Kumble, Wasim Akram. These are my three favorites. Shahid Afridi also I liked. और मुझे क्रिकेट का कोई कर नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर मैं हर इंडिया पाकिस्तान मैच सिर्फ ये इन 4-5 क्रिकेटर्स को ताड़ने के लिए देखती थी. मेरा अलग ही एजेंडा था. So, आपने कभी अपने मम्मी को या पापा को बताया मुझे ये पसंद है? या आई वॉज वेरी मैं पता नहीं क्यों ऐसा, मैं बचपन से बड़ी ऐसे फ्रैंक और ऑनेस्ट लड़की थी और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे को ना ऐसे सच्चाई का बड़ा वो था कि मैं ज़िंदगी में ऐसे हमेशा आ नहीं सच बोलना चाहिए. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील अबाउट पेरेंट्स कि यार जो भी हो जाए लाइफ में, मतलब इतना तो बनता है ना कि आप मतलब पेरेंट्स को तो सच पता होना चाहिए, कहीं और से नहीं सुनना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई आई वाज वेरी वर्ड. माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी लाइक दे वर क्वाइट लिबरल एंड आई मीन देयर वाज दिस कल्चर ऑफ टेलिंग देम एवरीथिंग. सो आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट ऐसे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड स्कूल में बना था, गोइंग अराउंड कहते थे उसे हम. उसमें कुछ नहीं होता था, हम बेसिकली लंच पीरियड में एक ही मतलब आप ऐसे कोई बात नहीं करते थे दिन भर में, लंच में एक दूसरे को हाय बोलते थे, बस यही था. हाँ, ये जिस लड़के हमने हाय बोला वो था गोइंग अराउंड. सो देयर वाज दिस बॉय एंड आई रिमेंबर लाइक दिस गोइंग अराउंड एंड उसके एंड वो ना ऐसे थोड़ा कैसनोवा टाइप का लड़का था, क्रिकेटर था और ये हाँ. अच्छा वी आर 14 years old when this is happening. 13-14 years old. So now he's a cricketer. No, he was then a cricketer. मतलब स्कूल क्रिकेट टीम, जूनियर क्रिकेट टीम, ये हम 13-14 साल के हैं. सो ऐसा हमारा गोइंग अराउंड था, लंच पीरियड में हाय बोलना होता था एक दूसरे को. तो मैंने सोचा मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँगी कि गोइंग अराउंड कर रहे हैं हम. सो आई वेंट एंड टोल्ड माई पेरेंट्स दैट अच्छा आई वांट यू टू नो आई एम गोइंग अराउंड विद सो एंड सो. एंड माई पेरेंट्स वर लाइक गोइंग अराउंड. उन्होंने समझा क्या होता है ये. मैं मतलब तुम कैसे शादी कर लोगी क्या बेटा. एंड आई वाज लाइक मैं पागल है क्या मेरे मम्मी पापा, मैं 14 साल की हूँ. वो लाइक दे वर वेरी अपसेट एंड ऑल. क्या मतलब इस बात का, ये क्या तुम फ्रेंड, ये गोइंग अराउंड क्या होता है, फ्रेंड ही बोलना चाहिए. आई वाज लाइक व्हाटएवर, डांट वांट पड़ी थोड़ी, पर मैं उन्हें हमेशा बताती थी. और उसके बाद मेरे जीवन में जो आया गया, हुआ नहीं हुआ, एनीथिंग, नॉट जस्ट बॉयज और व्हाटएवर, मार्क्स, करियर, लाइक एनीथिंग, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, जो टिपिकल बच्चों के होते हैं, मैंने कभी मैं डांट खा लेती थी. पर सच बताओ, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती थी यार कम से कम किसी और से तो नहीं सुन रहे ना, मेरे मुंह से सुन रहे हो ना. बहुत अच्छी. सो आई हैव ऑलवेज एंड माय मदर हैज अ पेट डायलॉग. शी इज लाइक बेटा तुम ये होने के बाद क्यों बताती हो मुझे, तुम पहले क्यों नहीं बता देती हो, क्योंकि मैं तुम्हें रोक लूंगा ना. आई ऑलवेज टेल माय मदर देखो मुझे अपनी गलतियां खुद करने दो. तो ये मेरी माँ के साथ में चलते रहता है. शी बी लाइक नो आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट. हाँ माय फादर फौजी है भाई. पिटाई वैसे नहीं होती. माय फादर वाज वेरी क्लिनिकल मैन. तो हमें 2-3 पनिशमेंट मिलते थे. एक वी वेरी नॉटी माय ब्रदर एंड माय ब्रदर तो वाज लाइक अ गुंडा. तो हमें ना नील डाउन करा देते पापा, ऐसे अपने घुटनों के नम पे नाक अपनी दीवार से लगा के, तो उल्टा फेस करके ऐसे नील डाउन.
और फिर अच्छा इतने पापा मेरे कहते थे अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए आदर है तो तुम तब तक नहीं खड़े होगे जब तक मैं वापस नहीं आता। और मैं छोड़ के ऑफिस से जाते थे या मीटिंग करने 1 घंटा 2 घंटा और हम मर रहे हैं वहाँ पे। तो ही इज नॉट हिट अस बट इट्स लाइक अ रियली पेनफुल पनिशमेंट। देन वीड बी लाइक हमें हमेशा पनिशमेंट एक ही कारण से मिलता था कि हम आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को पीट रहे थे। फिर हमारी सारी दुश्मनी मेरे भाई और मेरी खत्म हो जाती थी बिकॉज इतना दर्द हो रहा था कि दुश्मनी को दर्द ओवरटेक कर लेता था। Then we'd be like, यार भाई यार क्या करें। So we'd be like, अच्छा पापा ने ये कहा ना कि खड़े नहीं होना है, ये तो नहीं कहा ना कहाँ नील डाउन करना है। तो हम ऐसे ऐसे करके ना घुटनों के बल पे चल चल के ऐसे सोफे पे बैठ खड़े हो जाते थे या अपने बेड पे चढ़ जाते थे। फिर 2 घंटे में ऐसे बेड पे बैठे रहते थे, खेलते रहते थे पर उठते नहीं थे। So yeah, this was my father didn't hit us. He used to, and the other punishment was with a newspaper. He'd roll up a newspaper. कुत्तों को जैसे ट्रेन करते हैं ना वैसे he'd roll up a newspaper and he'd be like hand or bum. तो वी कुड चूज कि कहाँ पे लगेगा वो न्यूज़पेपर, हैंड पे या बम पे। और मैं ऐसे अब मैंने बाय एक्सपीरियंस मैंने रियलाइज किया कि हाथ से कम दर्द बम पे होता है। अच्छा। तो वी शुड ऑलवेज यूज बम। तो हमें बम पे ऐसे 2 पटाक पड़ते थे। तो दिस वाज द ओनली, उसके अलावा ऐसे पिटाई कभी नहीं हुई। बट दीज आर वेरी लाइक पेनफुल एंड ये पापा मेरे एनडीए के क्यूरियस पनिशमेंट निकाल के लाते थे। बट ईशान से मैं मिला जो आपके सिबलिंग है ईशान, तो ईशान को तो पिटाई हुई है, ईशान को तो मार पड़ी है बिकॉज ईशान वाज वेरी नॉटी एंड वो मार पिटाई में घुस जाता था। वो टोटली अपोजिट है। अब वो बिल्कुल हाँ वो बड़ा ही वो है, लेकिन उसके अंदर एक छिपा है एक बहुत बड़ा। हाँ वो ईशान तो भैया, ईशान का तो मतलब डेली कोई क्राइसिस आफ्टर ही केम इनटू लाइक मिडिल स्कूल। जब जैसे ही वो 12 साल का हुआ ना, डेली कोच, कभी उसने उसका जबड़ा टूट गया है स्कूल में, कभी उसने ऐसे हाथ घुसा के विंडो तोड़ दिया है स्कूल का। मेरे पिताजी डेली आते थे स्कूल, या हफ्ते में 3 बार तो मेरे पापा प्रिंसिपल बुला ही रहते थे। एक बार मुझे याद है, आई वाज इन द प्रीफेक्ट बाय देन, माय ब्रदर वाज a year younger to me, so I was in the prefect. So they called me and they said आपको sick room मतलब आपको बुलाया है ईशान की क्लास में बिकॉज उसको चोट लग गई है। तो मैं गई क्लास में, एक टीचर थी तो एंड आई हैड अ गुड रेपुटेशन बाय दैट टाइम, आई वाज अ प्रीफेक्ट एंड ऑल। तो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव कहते थे सिद्धार्थ पटेल में। तो आई वाज लाइक मैम माय ब्रदर, शी सेड यस योर ब्रदर हैज गॉन टू द सिक रूम। सो आई वाज लाइक अच्छा। देन आई स्टार्ट गोइंग एंड आई सॉ कि नीचे ना ऐसे खून के वो हैं and there were like खून के drops from his class to the sick room and I was just like oh my god, like I don't know what the hell has happened to him. And I remember that time my father had gone abroad and my mother was doing a PhD in New York, so we were alone at home with our हमारी दीदी होती थी and Nani was with us, but Nani was old. So I remember calling up, I was like who is the person who lives closest to us. तो हमारी एक रिलेटिव रहती थी बिल्कुल स्कूल के पास में। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा कि देखिए प्लीज़ आप आ सकते हैं क्योंकि मुझे अस्पताल ले जाना अपने भाई को, क्योंकि उसे स्टिचेस विचेस लगने थे। सो देन हाँ, तो ये सब मेरे भाई के साथ तो ये सब चलते रहता था। सो देन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड स्टिचेस विचेस एंड देन एवरीवन वाज लाइक अरे वाह तुम कितनी रिस्पॉन्सिबल हो, ये वो। हमने और क्या करेगा यार, यहाँ मेरे खून तो ज़मीन पे। सो या मतलब दैट मीन्स बचपन से ही आप केयरिंग हो। मैंने आपको अक्सर देखा है, आप भले आपकी टीम हो या फिर आपके स्टाफ हो, आपकी फैमिली हो, यू आर ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी केयरिंग टुवर्ड्स देम। Yeah, I think I get it from my mother, I think, and my grandmother, but my mother and father also, they're very, like, I think my father and mother are both very caring people in their own ways. मेरी माँ को तो ऐसे खाना खिलाने का बड़ा उनका, कोई घर में आए तो खा के ज़रूर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो खाएगा नहीं। And my father is Fauji, so he had this dialogue which I loved. वो बचपन से कहते थे that an army, a good army can be recognized by the fact that the troops should always be well fed. Wow. Which means that your soldiers and everyone who's fighting and who's on the operation has to be well fed. So I always remembered that. So then I was thinking मेरे साथ जो भी काम करेगा I have to make sure कि वो खाना वाना खा के, like कोई भूखे काम नहीं करना चाहिए. So this was like has been like a thing for me. Yeah. मुझे लगा ये आपने सलमान से सीखा। ही इज़ ऑल्सो वेरी यार, उनका तो लेजेंडरी है। और मैंने प्रेम रतन धन पाया तो मैं इतना मैंने खाना खाया है। मैं तो उनको ऐसे बोलती थी सर भूख लग रही है, थोड़ा टैंट्रम थ्रो करो ना, आप तो सुपरस्टार हो यार, लंच ब्रेक बुलवा दो ना। नहीं क्या मतलब है इस बात का, नहीं। बट मैं डेली आ जाती थी लंच ब्रेक के बाद उनके आसपास लंच, हाँ सर, ताकि उनका बहुत ही कमाल का खाना मिलता था उनके यहाँ। वेरी नाइस। स्वरा, आपको अपना वो पहला ट्वीट याद है? अरे लेजेंडरी, जिसने आपको द स्वरा भास्कर फेमस 10 साल हो गए भाई, वो उस ट्वीट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। क्या था वो पहला ट्वीट और क्यों किया था वो, क्या सोच के किया था? यार मैंने technically that was not my first tweet, but that was my first legendary tweet which became viral and then whatever. So it was on the day, I think on whichever day in May the result was announced in 2014 election and the Modi government had won, or the Modi led
BJP had won a big mandate, and everyone was very happy, and I was not happy at all because I, as a child, had not child, as a student, as when I was in college, or last year of school, I had gone to Gujarat after the riots, and I had volunteered in the relief camps, in the riot relief camps. So मेरे मन में वो तो बहुत एक मेमोरी है कि भैया जो भी आप बोल रहे हैं, मोदी जी की शुरुआत हुई है एक, जो अब आप उसका डिबेट कर सकते हो, बट देयर इज नो डिबेटिंग द फैक्ट दैट ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात व्हेन 2002 राइट्स हैपेंड, व्हेन 2000 मोस्टली मुस्लिम्स डाइड, राइट, इट वाज अ कम्युनल राइट. तो मैंने इस ट्वीट में बेसिकली ये लिखा कि numbers don't make wrongs right. Okay. And in the दिन ऑफ द सेलिब्रेशन देयर इज अ फेस आई कैन नॉट फॉरगेट. और वो वो एक गुजरात में एक आदमी नहीं था ऐसे जो हाथ जोड़े हुए, एक बड़ी फेमस पिक्चर इमेज है गुजरात राइट्स का, मैंने वो पिक्चर डाल दी, वो एक मैगजीन का कवर पेज था. हाँ, और मैंने लिखा कि इन इंडिया वंस अगेन वी प्रूव दैट यू कैन गेट अवे विद मर्डर. ये मैंने ट्वीट कर दिया. उसके बाद तो जो भक्तों और मोदी भक्त, और उस टाइम तो मतलब अब तो लोगों को ट्रोलिंग बोलिंग ये सब पता भी चल गया ना, उस टाइम तो बड़ा लाइक इट वाज अ वेव ऑफ इट सीम्ड लाइक इट्स स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ये वो. उसके बाद मुझे 3 महीने तक जो गालियाँ पड़ी हैं, जो गंदी गंदी गालियाँ, डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, ये वो, नाउ अब तो वी नो दे आर ट्रोल्स, ऐसे नाम आ गया अब, पर उस टाइम इट वाज जस्ट लाइक ओ वाओ, दिस इज जस्ट पीपल, द सपोर्टर्स, मोदी वोटर्स, विच ऑफ कोर्स दे मस्ट बी भक्त, बट दैट भक्त वर्ड हैड नॉट कम. और फिर जिस तरीके से वो रिपोर्ट हुआ ना, वो ऐसा कि मैंने कोई बहुत ही गलत चीज़ कर दी, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और लोगों ने मुझे सबक सिखाया, व्हेन एक्चुअली इट वाज, नाउ वी नो कि इट्स रियली प्रॉब्लमैटिक कि ऐसे डेथ थ्रेट्स या रेप थ्रेट्स या गैंग रेप थ्रेट्स देना बड़ी गलत बात है. सो या आई ऑलवेज फील कि उस वक्त बिफोर वी न्यू कि IT सेल होते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब ये सब तब की बात है. तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड सेट कर दिया हर चीज़ में जिंदगी में. जब ये सब कुछ हो रहा था और आपको पता था कि ये मोदी का एक वेव चल रहा है, और नॉर्मली एक्टर्स अवॉइड करते हैं पॉलिटिशियंस के लिए कुछ भी बोलना, तो ये कैसे? यार ऑनेस्टली आई मीन 2 चीज़ें. एक, अब हमें पता है ना कि ये वेव था, ऐसा था, पॉलिटिशियंस के बारे में बोलने से ये फॉल आउट हो सकता है, आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करो तो ऐसा हो सकता है, बट उस वक्त उस ज़माने में ऐसा नहीं था. आप याद करो 2010, 11, 12 कितनी भर भर के गालियाँ देते थे हम सरकार को, कोई डरता था? मतलब UPA 1 या 2 की सरकार में, जो मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैंने होश संभाले टाइप, जब मैं कॉलेज में थे हम, तो मुझे याद है जब मैं JNU में थी, मनमोहन सिंह आए थे JNU, प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, और जो लेफ्ट के स्टूडेंट ग्रुप्स थे उन्होंने पूरे लाइन लगा के काले झंडे दिखाए थे उन्हें, क्योंकि उस टाइम शायद क्या हुआ था, आई कांट रिमेंबर, सिंगूर नंदीग्राम हुआ था या कुछ तो हुआ था. एंड उनके जो बड़ी सिक्योरिटी थी ये वो, पर अब क्या करोगे, पूरे कैंपस में काले झंडे लगे हुए हैं, तो कौन कहाँ तक उतारोगे. और उनके स्पीच के बीच में मुझे याद है 2 बच्चे घुस के उन्होंने नारे लगाए थे उनके खिलाफ, हाय हाय के नारे और ये वो, और उनको ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ने निकाला. यूनिवर्सिटी ने जब शो कॉज नोटिस दिया तो मनमोहन सिंह के ऑफिस ने खुद चिट्ठी लिखी यूनिवर्सिटी को कि उनको एक्सपेल मत करो, यूनिवर्सिटी है, ये तो हक है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना या सवाल पूछना सरकार से. मैं ऐसे समय में पली बढ़ी थी, मैं ऐसे इंडिया में, मैं डेमोक्रेटिक इंडिया का मैं पैदा हुई हूँ, पली बढ़ी हूँ, तो उस टाइम ये एहसास नहीं था कि आप किसी पॉलिटिशियन पे सवाल उठाओगे. और मैंने तो बड़ी जायज़ चीज़ बोली थी, मैंने ऐसे कोई गाली वाली थोड़ी ना दी थी कि इस तरीके का बैकलैश आएगा. तक कहीं ना कहीं कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था और क्लीन चिट मिल चुकी थी. यार प्लीज, आई मीन वो दैट्स नॉट द पॉइंट ना, इट्स नॉट अबाउट क्लीन चिट या नहीं. आप ऑफिस में तो थे ना, वो तो डिनाई नहीं कर सकते ना. तो अब जब आप सबसे हाईएस्ट ऑफिस में स्टेट के हो, सबसे ज़्यादा पावर आपके पास है, पुलिस आपके अंडर है, किस बात का क्लीन चिट है वो? आप इस चीज़ से क्लीन चिट ले रहे हो कि आप CM ही नहीं थे, इसका तो क्लीन चिट नहीं मिला आपको, CM तो आप थे. तो ये सारी बातें तो खैर अब, सो एनीवे, एंड एज आई सेड कि यार अगेन आई एम समबडी, जो मेरे को जिस तरीके से पाला गया है या मेरे पेरेंट्स ने जो सिखाया है या जो एजुकेशन रही है मैंने, कि व्हेन यू बिलीव इन समथिंग यू स्टैंड अप फॉर इट, स्पेशली अगर आपको लगे कि वो सही है. तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि बड़ी गलत बात मैं कर रही हूँ. ये तो अब मैंने बाद में सीखा है कि ओ अच्छा, अपने ओपिनियन से ऐसे भी हो सकता है, गाली पड़ सकती है, या आपकी एक कंट्रोवर्शियल इमेज आ सकती है, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा. ये सब तो बाद में आया है. हमने तो ये सब एक तरीके से अगर आप देखें तो सरकार से डरना मोदी जी के आने के बाद सीखा है भारत ने.
और हमारे समाज ने, है ना। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक ट्रिप के लिए गई थी 2010-11 में, आई गॉन टू गाज़ा, और उसमें वो एक ट्रिप ऐसा था, एक बहुत सारे NGOs जो थे एड लेके जा रहे थे गाज़ा, तो हम लोग पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट जाके फिर गाज़ा पहुंचे। और मैं गई और आई जॉइन देम, आई डिड टर्की, सीरिया एंड इजिप्ट एंड देन गाज़ा विद देम, आई जॉइन देम हाफ वे। और मैंने इन सारे देशों में देखा कि सरकार से कितना डरती है वहाँ की आवाम, वहाँ की पब्लिक। और मैं जब वापस आई, मुझे याद है मैं अपनी मम्मी से क्या बोला, मैंने कहा मम्मा पता है इंडिया की ग्रेटेस्ट चीज़ क्या है, कि यहाँ पे भिखारी भी नहीं डरता सरकार को गाली देने से या प्रधानमंत्री को गाली देने से। और अब आप देख लीजिए 10-12 साल बाद आज का आलम, कि इस देश का सबसे अमीर आदमी भी डरता होगा सरकार के बारे में अपनी ओपिनियन रखने में, या इस देश के बड़े बड़े स्टार भी डरते हैं आज की डेट में। स्वरा भास्कर नहीं डरती? नहीं, अब वो पता नहीं यार, वो आई फील समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद बेवकूफ़ी है मेरी। आई मीन ज़्यादा आइडियलिज्म भी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्या पता, और या ज़्यादा ब्रेवरी भी बेवकूफ़ी हो सकती है, आई डोंट नो। बट इट्स ट्रू दैट आई फील कि आई डोंट नो एनी अदर वे टू बी, मतलब मुझे यही पता है। जॉर्ज एलियट एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट, विक्टोरियन नॉवलिस्ट, उनकी शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो कहती है कि कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, कि जो चरित्र होता है इंसान का वही उसका पूरा उसकी किस्मत होती है। क्योंकि चरित्र जो है वो आपके एक्शंस डिसाइड करता है, और आपके एक्शंस एक तरीके से आपके किस्मत बन जाते हैं, जो आप कर रहे हैं वो, जो जिसको बाद में हम किस्मत कहते हैं। आई लव दैट लाइन एंड आई फील दैट लाइन इज मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सच वही है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। क्योंकि मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार मैं ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, फिर मुझे लगता है यार नहीं, फिर ये नहीं करना था। हाँ, मैं अक्सर सोचती हूँ ये नहीं करना। ऑब्वियसली सोचोगे यार, जब यहाँ गालियाँ पड़ रही हैं पूरी दुनिया से, या पूरा ट्विटर आपको गालियाँ दे रहा है, कंट्रोवर्सी की इमेज बनी हुई है, या काम पे असर पड़ रहा है, तो सोचेगा ये आदमी। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, लेकिन फिर ये भी नहीं करना चाहिए था, अच्छा फिर वो भी नहीं बोलना चाहिए था 4 साल पहले, अच्छा फिर 6 साल पहले वो भी नहीं करना चाहिए था, अच्छा फिर मुझे लगता है कि यार फिर तो साला स्कूल नहीं जाना चाहिए था, ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थे, इन माँ बाप को पैदा नहीं होना चाहिए था, ऐसी परवरिश नहीं, अब फिर तो आप खुद स्वरा ही नहीं होना चाहिए था ना, फिर तो कोई और होना चाहिए था। सो देन दैट्स व्हाई आई फील लाइक देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग। मोदी जी का आपने गुजरात देखा तो आपको नहीं समझ में आया और आपने ट्वीट किया, या भंसाली है क्या देख लिया था आपने? पद्मावत देखी थी मैंने, ओपन लेटर लिख दिया। बट आई सॉ पद्मावत and I was like, what is this? Because and can I just say, like, I am a Bhansali fan. So in that letter, in the first paragraph, I wrote that I'm a fan of yours. Like, working with you even for 1 or 2 days was like the greatest point of my life. And I'm writing it as a fan who felt very disappointed to see what I saw. And I mean, मुझे नहीं समझ में आया, बड़ा लंबा लेटर है, आप कभी अगर लाइफ में पढ़ोगे। वो अलग बात है कि वो जो प्लेटफॉर्म ने छापा था, उन्होंने बड़ा एक सेंसेशनल टाइप का हेडलाइन लिख दिया, और इस देश में ऑफकोर्स हेडलाइन के अलावा कोई कुछ पढ़ता नहीं है, तो वो काफ़ी लोग ऐसे ही नाराज़ हो गए बिना चिट्ठी पढ़े हुए। पर मतलब मुझे यार अब ये बोलना कि सती या जौहर को कोई ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही खासा पितृसत्तात्मक मिसोजिनिस्टिक नारी के खिलाफ एक प्रथा है, जिसको मतलब ये इतनी बुरी प्रथा थी कि अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। सोचो, मतलब कॉलोनियल पावर ने बैन कर दिया था। वो ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद बैन हुआ, ये तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। उनको भी लगा कि यार ये कुछ बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इसको आप क्या डिफेंड करोगे यार, ये कोई डिफेंड करने की बात है? एंड इफ यू रीड दैट लेटर, माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। माई पॉइंट टू यू इज़ दिस, कि आप ये दिखा रहे हो कि कितनी महान बात है, कि जौहर कितना महान बात है, सती कितनी अच्छी चीज़ है, तो क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि एक रेप विक्टिम जो है उसका वो रेप के डर से इतना डर जाए कि वो अपनी जान ही ले ले? क्या एक रेप विक्टिम जो सर्वाइव कर जाती है उसको हक नहीं है जीने का? बिल्कुल सही। क्या रेप औरत की जिंदगी का अंत होना चाहिए? आप सोचो, अगर इफ आई वाज अ रेप विक्टिम, और रादर लेट्स से रेप सर्वाइवर, इफ आई हैड सर्वाइव्ड अ रेप एंड आई वाज वाचिंग दैट फिल्म, मुझे क्या लगता अपने बारे में? मुझे लगता कि यार मैं कायर थी कि मैं मर नहीं गई, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए था। ये कोई मैसेज है देने वाला? So that's what I felt यार। I mean, I remember there was one shot in that, जब वो सब जा रहे हैं जौहर के तरफ, एक प्रेग्नेंट औरत जा रही है। करेक्ट। My God, आप ये कह रहे हो कि एक बच्ची जो पैदा नहीं हुई है उसे भी हक नहीं है जीने का, क्योंकि क्या पता उसका रेप हो जाए? क्या मतलब है इस बात का? तो मैंने तो बस ये सवाल उठाया था। स्वरा, आप एक कॉल कर सकते थे, अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला। नहीं, मैं नो, आई टेल यू व्हाई आई थिंक दैट द रीजन मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला इज क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भंसाली जी ने सिर्फ मुझे फिल्म दिखाई थी, फिल्म तो आप पूरे देश को दिखा रहे हो। करेक्ट है। तो पूरा देश सोचेगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पूरा देश इन्फ्लुएंस हो रहा है ना।
तो अगर किसी को सवाल है उससे तो फिर पूरे देश को सुनना चाहिए, बिकॉज द फिल्म इज अ पब्लिक, इट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, then you have to hear what the public says ना. यही तो है ना स्वरा, आपके संग जो चीज आती है वो यही आती है कि एक तरफ देश के बड़े बड़े पत्रकार उस समय खड़े होकर के ये कह रहे थे कि पद्मावत एक अच्छी फिल्म है, और आपने इस टॉपिक को उठा दिया, तो क्यों? तो उसमें दिक्कत क्या है? उनको भी ये चीज लगा कि यार हमने ये पॉइंट नहीं देखा, स्वरा ने कैसे। अब वो अब अपनी ओपिनियन है, मैं तो ये कुछ नहीं कह रही. देखो यार, एक बड़ी सिंपल बात, आई सजेस्ट भंसाली सर ऑल्सो, कि जब आपको याद है पद्मावत के पहले बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे जहां तक याद है 2 ही लोग थे इंडस्ट्री से जो सपोर्ट करे थे बंसाली सर को और उस फिल्म को, ऋचा चड्ढा और मैं. करेक्ट. मैं, मुझे याद है, और आप उसमें सर्च भी कर सकते हो, मैं टीवी स्टूडियोज में इंटरव्यूज दिए हैं मैंने कि संजय लीला भंसाली का हक है कि वो जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो फिल्म बनाए. करणी सेना बहुत गलत कर रही है, ये ये बुलिंग टैक्टिक है, ये टेरराइजिंग के टैक्टिक्स हैं, ये गलत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होना चाहिए. तो मैंने संजय लीला भंसाली के हक में बोला है. उस टाइम तो कोई कुछ नहीं कह रहा था कि स्वरा क्यों बोल रही है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो नहीं हो फिल्म में, तब तो नहीं कह रहे थे. तो जब मैंने तो अपना काम किया रिस्पॉन्सिबली, है ना, इक्वल तरफ से मैंने उनके सब, और मैं आज भी बोलती हूँ कि उन्हें जो फिल्म, मैंने उस लेटर में भी लिखा कि मैं हमेशा आजीवन किसी भी फिल्म मेकर के हक के लिए हूँ कि आपको जो फिल्म बनानी है आप बनाएं. लेकिन एक बार आपने फिल्म बना दी, उसके बाद वो पब्लिक का एंटिटी. आर्ट बिलोंग्स टू द ऑडियंस वंस इट रिलीजेस. ओके, ये बहुत अगेन आई थिंक रोलैंड बार्थ्स ने कही ये बात, फिलोसोफर थे, दैट the artist, once he creates what he does and gives it, it belongs to the audience. I'm paraphrasing. So now you've made it, it's released. Now I'm an audience also. So it's my right. And I think that it was very honest. I could have written that anonymously. मैंने अपना नाम लगाया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने रिस्क उठाया, मैंने उसका बैकलैश झेला. तो मैं तो मतलब मेरे दिल में तो कोई कालिक नहीं है. अगर मेरे मन में कोई ऐसी कोई एजेंडा होता, कोई ये होता, तो मैं क्यों अपने, और मैं उसी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. संजय बंसाली इस देश के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, मैं मानती हूँ. तो मैंने तो अपने करियर पे रिस्क लिया ना कि सबसे बड़ा डायरेक्टर नाराज हो गया मुझसे, या हो गए, या जो भी है. तो ऑब्वियसली अगर मेरे मन में कोई दोष होता या मेरे मन में कोई चोर होता तो कोई करता है ऐसे. बिल्कुल. बट स्वरा, एज अ एक्टर आज तक का, मतलब जितना भी मैंने भी लोगों से सुना है और बात की है, एज अ एक्टर वाकई में आपको बहुत पसंद किया जाता है. बट आपको नहीं लगता अगर ये चीज़ एक अगर दूर कर दें, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कम डेफिनेटली, आई थिंक अगर मैं चुप रहती तो मैं कहीं ज़्यादा पॉपुलर होती, कहीं ज़्यादा फेमस होती, कहीं ज़्यादा फिल्में मिलती मुझे, कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होती, पर मैं स्वरा नहीं होती. फिर वो कोई पता नहीं सायरा, सुनीता, कोई प्रिया, कोई और होती. बट आपकी को स्टार है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला, कंगना, और कंगना ने फिर कंगना के वो भी झेल रही है. She came into politics. But Kangna, and I don't like, just want to point out the, a lot of people say Kangna and you is a big difference. Okay. Kangna ने जब आवाज उठाई सत्ता के पक्ष में उठाई, मैंने जब आवाज उठाई सत्ता से सवाल करने के लिए आवाज उठाई. ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, इवन दो इट सीम्स कि कुछ नहीं है. एंड दूसरी चीज, इवन जब कंगना ने सो कॉल्ड सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, नेपोटिज्म वाला डिबेट, जिसमें लेट मी से कि आई अग्री विद हर टू सम एक्सटेंट, बट उसने हमेशा हर मुद्दे को अपने बारे में बना दिया, राइट. वो अपने आप को सेंटर में रख के बात करती हैं, चाहे वो जब नेपोटिज्म की बात हो या सुशांत की डेथ को भी उन्होंने अपने बारे में बना लिया. आई डोंट थिंक मैंने आज तक कभी अपने लिए आवाज़ उठाई है निजी रूप से. मैंने कभी अपना कोई, मेरे साथ कोई गलत हुआ, मेरे साथ कोई बुरा हुआ, मेरे को किसी ने कुछ कहा, ये वो आई थिंक मैंने जब आवाज़ उठाई है वो मैंने एक मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई है. मैंने जब आवाज़ उठाई है एक इशू पे या किसी कलेक्टिव इशू पे आवाज़ उठाई है. मुझे याद है एक बार अगर मैंने कोई अगर मुझे सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, साइबर बुली कर रहा है, साइबर सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, तब मैंने डेफिनेटली FIR लॉन्च किया, ये वो, बिकॉज आई फील कि यार ईव टीजिंग एक कलेक्टिव मुद्दा है. You know what I mean? So you can't let people get away with that. So I feel like that's one big difference. Swara, recently पता चल रहा था कि आप भी इलेक्शन, आपको भी टिकट्स ऑफर हुए हैं, कांग्रेस से हुआ है, कई पार्टियों से हो गए मुझे. इट्स सो सीम्स, अगर आप पेपर्स को पढ़ें तो समाजवादी पार्टी से भी आपको ऑफर. यार मुझे कोई ऐसा ऑफर नहीं, उसमें ज़्यादातर रूमर ही है. देयर इज़ नो, आई वॉज नॉट ऑफर्ड एनी टिकट बाय समाजवादी पार्टी. ऐसी कोई मतलब एटलीस्ट मेरे को ऑफिशियली कुछ नहीं आया था. अगर उनकी बैकरूम कुछ बात चल रही हो मुझे नहीं पता. ऑफ कोर्स फहाद हैं समाजवादी
पार्टी में, तो मे बी दैट वाज अ रीज़न कि ये रूमर उड़ गया हो। कांग्रेस वाला जो था उसमें, हाँ डेफिनेटली मैं भारत जोड़ो यात्रा पहली बार भी गई थी, न्याय यात्रा में भी गई थी, और मैं वहाँ कांग्रेस लीडरशिप से भी वहाँ पे मिली, और फिर उसके मतलब उसके साइड लाइन्स पे जो जिन लोगों से मीटिंग्स हुई, बट दैट वाज वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ मीटिंग। सो आई मीन मीटिंग नॉर्मल लोग थोड़ी ना करेंगे। अब वो जानते हैं कि मैंने उनको कई मुद्दों पे सपोर्ट किया है, सो ऑफ कोर्स लाइक यू सोशली मीट, आई मीन वो पॉलिटिशियंस हैं, आई एम एन एक्टर, so they are interested in some sense to have people जिनका पब्लिक प्रोफाइल है to join their efforts and all, so it was not, I mean again I feel like मैंने बड़े ओपनली सपोर्ट किया है, लेकिन आपको स्पेशली यार बिकॉज उनको पता है कि सिर्फ मैं ही मतलब आती हूँ सपोर्ट में, या उनको यू नो आई कम टू सपोर्ट देम, आई हैव स्पोकन इन देयर फेवर, आई हैव टू से दिस एंड आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड, आई कैन से इट अगेन, आई लाइक राहुल गांधी एज अ लीडर अ लॉट। आई थिंक उनका जो विजन है, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी जो एफर्ट है वो बहुत सही है, वो हमारे देश के लिए बहुत सही है। और सबसे पहली बात तो कोई भी पॉलिटिक्स जो मोहब्बत की बात करे, मैं उस पॉलिटिक्स के सहमत में हूँ, मतलब मैं सहमत हूँ उस पॉलिटिक्स से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में हमारे देश में अगर आप मुझसे पूछें कि एक क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में दिक्कत है या जो गलत हो रहा है हमारे देश में, या एक कोई ऐसी बीमारी जो जिससे हमारा समाज ग्रस्त है, मैं कहूँगी नफरत। आप सारी 100 बातों की एक बात, नफरत। बिल्कुल, बट अगर आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी भी अगर आप देखिए तो जिस हिसाब से लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ से, एंड प्लस अभी हाल ही में संजय निरुपम ने भी बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी 3 खेमे में बटी हुई है, सोनिया गांधी का अलग खेमा है, प्रियंका का अलग है, राहुल का अलग है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, अगर आपको राहुल गांधी की लीडरशिप अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पार्टी को संभाल, मुझे सोनिया जी और प्रियंका जी भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ द गांधी फैमिली क्वाइट अ बिट, और मुझे लगता है कि उनको कुछ ज़्यादा ही मलाइन किया गया है पिछले 10 सालों में, कई बहुत, और कुछ बातें तो बहुत ही उनके बारे में जिसे कहते हैं ना बेहुदा बातें हैं, और बिल्कुल जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस और ये सारा चीज़ें, मतलब एक, अब ये क्या क्रिटिसाइज कर सकते हो कि सोनिया गांधी एक इटालियन क्रिश्चियन है, ये क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कई ऐसे लोग हैं, ट्रोल्स और नफरती चिंटू जिन्हें मैं कहती हूँ, जो लाइक ओ माय गॉड नफरती चिंटू, ये है, मेरे दोस्त ने एक नाम दिया था ये सारे ट्रोल्स के लिए कि नफरती चिंटू हैं, वो हैं ही ये। सो आई समटाइम्स सी कि सोइना माइनो उनका पता नहीं, जो भी उनका पहले मैरिज के पहले नेम था। आई एम लाइक, हाउ इज दिस अ क्रिटिसिज्म? लाइक, ओह शी इज एन इटालियन क्रिश्चियन, हो सो लाइक लाइक a lot of people used to be like this about even Muslim कि अरे वो मुसलमान है, तो like how is it like very true I agree I don't understand. तो बट स्वरा कहीं ना कहीं you're right, बट जो आजकल जो चल रहा है कि हर कोई कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी जा रहा है, सिर्फ एक डर ही नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे होंगे यार। अब आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, सो आई डोंट नो कि इंटरनल उनकी क्या पॉलिटिक्स है, और या मुझे वो लोकल लेवल पे क्या होता है और जो क्या फैक्शनलिज्म है, ये सब नहीं पता मुझे। तो पर मुझे लगता है कि देखो, अगर मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यार अगर कोई मुश्किल के समय में आपको छोड़ के, ज़िंदगी के लिए कह रही हूँ मैं, कि मुश्किल के घड़ी में जो छोड़ देता है ना आपको, वो बेहतर ही है कि छोड़ दे। आप समझ रहे हैं? ये ज़िंदगी में भी सच है। आपके दोस्त, अगर आपके परिवार में अगर कोई आप किसी बुरी चीज़ वक्त से गुजर रहे हैं और जो लोग आपको छोड़ते हैं, तो ये तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग तो होने ही नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में। सेम चीज़ अगर मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी बुरी वक्त में गुजर रही है और उसमें जो लोग छोड़ रहे हैं, तो ऐसे तो लोग होने ही नहीं चाहिए पार्टी में। क्यों है ये आपकी पार्टी में? क्योंकि ये तो इनके मन में कुछ तो गड़बड़ है। करेक्ट। तो ये अच्छे टाइम में जब इनके पास सत्ता आएगी, तो ये तो सत्ता का गलत इस्तेमाल ही करेंगे। सर आप क्यों नहीं कर लेते हो पॉलिटिक्स? यार आई मीन ऐसा कुछ नहीं, आई मीन इट्स नॉट अ नेवर सिचुएशन। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आई एम श्योर आई विल कंसिडर इट, बट यार मेरी बच्ची अभी 6 महीने की है, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कैसे मैनेज होगा। एंड दूसरी चीज़ ना, एंड दिस आई एम सेइंग वेरी फ्रैंकली टू यू, माई फियर इज़, ऑलरेडी मेरे करियर की मैंने अपने ओपिनियन दे के और पॉलिटिकल बातें कर करके काफ़ी बैंड बजा रखी है। मुझे ये डर लगता है कि यार अगर मैं पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुस गई ना, मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मतलब एज एन एक्टर जो ये करियर है, ये छोड़ना पड़ेगा या ये छूट ही जाएगा। तो मुझे
I feel a little like, am I ready for that? Like, I don't know. I feel bad. Like, I love acting. मझधार में रहने से बेहतर है एक कौन सी फीमेल एक्ट्रेस कर पाई है? मेन कर पाए हैं, जैसे परेश रावल सर, वो एमपी रहे हैं, उन्होंने फिर भी फिल्में करी हैं ये वो, बट कौन सी एक्ट्रेस रह के, जैसे जयप्रदा जी सोच लीजिए, या नगमा, या जयललिता जी, या मीनिंग खुशबू, जो हैं स्मृति ईरानी, दे ऑल हैड टू लीव. आई मीन दे एटलीस्ट मे बी, आई डोंट नो इफ आई हैव टू, मतलब नहीं मैनेज कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन. सो आई जस्ट फील लाइक आई डोंट नो इफ आई मैनेज, बट let's see. I mean, I always believe, I have one like line I believe in. I say never because life में कुछ भी हो सकता है. So बहुत सही बात है. never say never. But you said कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो, इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? नहीं, मतलब अगर कोई एटलीस्ट लोग जो जितने आपके पॉलिटिशियन फैंस देख रहे होंगे या लीडर्स देख रहे होंगे, एटलीस्ट समझेंगे स्वरा को ये नहीं, मतलब आई एम लाइक ओके, आप पॉलिटिक्स में घुस जाओ, बट उसमें क्या करोगे क्या फिर? ओके, आप एक पार्टी में घुस जाओगे, फिर क्या करोगे? लाइक कुछ काम होना पड़ेगा ना. Like, I have to have a project, or I have to have something to do, or I have to have a role, or I have to have a job. Like somebody has to, you know, then one can do something. So that, but I really feel कि यार politics सिर्फ election नहीं होती है. You know, एक्टिविज्म भी पॉलिटिक्स है, एडवोकेसी भी पॉलिटिक्स है. जो लोग आज की डेट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, ठीक है, इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है उसके खिलाफ जो एक्टिविस्ट पूरी दुनिया में उतर रहे हैं सड़कों पे, वो भी पॉलिटिक्स ही है. और ये जो असर उसमें अभी जो कल या परसों इजराइल ने कॉरिडोर खोले एड के, या अमेरिका ने जो उनको फाइनली बोला है कि खोलो, या ऐसे ही तो ना अपने मन की दरिया दिली की वजह से थोड़ा ना खोला है उन्होंने पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, उसकी वजह से खोला है उन्होंने, क्योंकि पूरी दुनिया में अब इतना प्रेशर बन रहा है उनके ऊपर. सो आई फील दैट मेनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट पॉलिटिक्स आई हैव बीन डूइंग, यू नो, आई फील देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट. Okay, that's why I wrote that open letter, because I believe that is also a political statement. Like, as a feminist, I'm making my statement known, which is why I published it openly with my name, etc. So I'm just saying that I feel I've been political for a long time, and at my level I do whatever. मैं CNRC में कितनी एक्टिव थी, मैं किसान प्रोटेस्ट में गई थी, मैं हाथरस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था वो सब हमने किया था. करेक्ट. सो बट तो कभी आंटी अंकल से डांट नहीं पड़ती, या अंकल आंटी ने कभी वो आपके कमेंट्स पढ़े हैं? और आई मीन या डेफिनेटली मेरे ट्विटर को लेके तो मुझे लगता है मेरे को जो जानता है वो परेशान रहता है. अब तो फहद भी हो गया. अच्छा. हाँ, फहद पहले कहता था जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ये होता है, अरे यार लिखो तुम्हारे अच्छा किया ये वो. अब शादी हुई, कह रहे हैं यार तुम थोड़ा भी चुप रहना है, मुद्दे पे लाइक ओ अच्छा. इसलिए यार पहले मुझे लगता तेरा भाई ज़्यादा ही तेरे को मना करता है बुक करने से और ये वो गलत बोलता है. अब मुझे लगता है तेरा भाई बिल्कुल सही है जब वो कह रहा है कि या इवन लाइक शिल्पी ऑलवेज टेल्स मी. सो नाउ दे ऑल एग्री विद ईच अदर. But my parents support me a lot, like especially on, I think that a lot of what I think, a lot of how I feel is because मेरे माँ बाप ने जो वैल्यूज़ दिए हैं मुझे, ये मैं कहीं और से थोड़ी ना, अपने ऐसे तो दिव्य ज्ञान थोड़ी ना आया मेरे अंदर. जो परवरिश मिली, जो संस्कार मम्मी पापा ने दिए, जो समझ उनसे मिली, जो एजुकेशन उनसे मिली, उसी के दम पे मैंने बाकी दुनिया समझी. तो आई थिंक लार्जली स्पीकिंग मेरे माँ बाप अग्री करते हैं मुझसे. उन्हें भी लगता है कि हमारे देश में नफरत फैल रही है, गलत फैल रही है, वो डर रहता है. बट आई थिंक दैट आई हैव कन्विंस्ड देम. Like I think that, and they agree with me. So my father, both my parents actually are very supportive, and they have always, मतलब I think कि मेरा सारा confidence और courage वो मेरे माँ बाप की वजह से आता है. मुझे पता है कि दुनिया में जो हो जाए मैं घर जा सकती हूँ. मैं जहाँ पूरी दुनिया मुझे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन मेरे माँ बाप खड़े होंगे मेरे पास. आई थिंक, और मुझे लगता है ये ना पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हो, दिस इज़ द एंड आई एम सेइंग इट एज अ पेरेंट नाउ, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड, द कॉन्फिडेंस कि वो पूरी दुनिया से अगर नकार दे उन्हें, लेकिन घर तुम्हारा खुला होगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे माँ बाप होंगे तुम्हारे लिए. सो दैट आई फील इज लाइक, या दैट माई पेरेंट्स हैव गिवन मी दैट करेज. कभी आपने, मतलब इतना कुछ होता है, कभी आपने पुलिस प्रोटेक्शन या फिर वो एक काली रात जब आपको सबसे ज़्यादा डर लगा? यार मुझे सबसे ज़्यादा डर, इट वॉज 5 या 6 जनवरी 2020, और JNU में मेरी माँ पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, मेरे पेरेंट्स JNU कैंपस में रहते थे, एंड ABVP के स्टूडेंट्स ने कुछ गुंडागर्दी शुरू कर दी थी, और उन्होंने कुछ बाहर से गुंडे मंगवा के मार पिटाई शुरू कर दी थी कैंपस में ना, दंगे वंगे हो गए थे. एंड मेरी माँ कैंपस में थी बाहर कहीं,
और उनको लास्ट उनसे बात हुई थी, वो JNU का आपको रिंग रोड पता है, तो वो रिंग रोड पे कहीं पे रास्ता बंद कर रखा था कुछ स्टूडेंट्स ने कि आगे लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, तो आप यहीं गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो मेरी माँ उतर के हमारे घर तक चल रही थी, पता नहीं क्यों उन्होंने ये ऐसा स्टेप उठाया। तो उनसे लास्ट बात हुई थी गाड़ी में जब वो कैंपस एंटर कर चुकी थी, और उसके बाद मुझे कहीं और से पता चला था कि वो गाड़ी रुक गई। तो वो जो 1 घंटा था जब तक वो घर पहुंची, मैं इतनी मतलब आई वॉज सो स्कैर्ड, आई वॉज सो अपसेट। मैंने तो रोते रोते एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया। वो वीडियो अब वायरल होते रहता है, वो मीम, वो वीडियो के पार्ट्स निकाल के वो सारे ट्रोल मेरे चलाते रहते हैं। बट दैट वॉज द स्कैरियस्ट पार्ट फॉर मी पर्सनली। वो पुलिस प्रोटेक्शन मुझे एक बार मिला है। मुझे एक बार मुंबई पुलिस ने दिया था एक वो क्या कहते हैं गाड़ी एंड गार्ड एंड ऑल फॉर 2-3 days बिकॉज समथिंग दिस, एंड आई सेड कि दे सेड नहीं, हमें लोकल इंटेलिजेंस से मिला है कि आपके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, तो आप एंड उस टाइम मैं शूट कर रही थी कहाँ, मीरा भाईंडर में किसी स्टूडियो में। तो वो कह रहे हैं कि मैम हम आएंगे आपके साथ, उस स्टूडियो के बाहर। आई वाज लाइक भाई प्लीज़ मत आओ, मेरा प्रोड्यूसर देखे ना पागल हो जाएगा, वो बोलेगा कि इस लड़की को तो लाइक। सो आई टोल्ड देम कि आप घर पे ही रहो, आप घर के आगे आजू बाजू, मतलब दे वर लाइक ठीक है। देन आई हैड टू रिपोर्ट। जब मैं घर से निकलूँ तो मुझे उनको बताना था कि मैं निकल रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। जब मैं वापस आती थी मुझे उनको बताना था कि मैं वापस आ गई हूँ, और एक पुलिस की वैन खड़ी रहती थी। बट बेस्ट ये था जिस दिन पुलिस आई ना बताने, तो मैं शूट पे थी, तो जब मैं घर आई तो पुलिस वेट कर रही थी मेरे लिए। तो जैसे ही मेरी गाड़ी अंदर आई, जो गार्ड है हमारी बिल्डिंग का रुकता है, कहता है मैडम पुलिस आई है, आप पीछे से निकल दो। Oh God, उसको लगा कि मुझे अरेस्ट करने आई है। So sweet. Like नहीं यार, like what do you mean? Like so गार्ड ही like पीछे से निकलो, मैं हैंडल करता हूँ। मैं अरे यार, so it was very funny. Yeah. तो ये सब कुछ जब चल रहा था तो सौरभ, ईशान और इन लोगों ने कभी आपको ये नहीं बोला कि सौरभ लेट्स फोकस ऑन करियर, तुम्हारा डेली कॉन्वर्सेशन विद ईशान। लाइक आई थिंक ईशान अगर मेरा भाई नहीं होता तो अभी तक मतलब ब्लड रिलेशन अगर नहीं होते तो हमारा मतलब प्रोफेशनल ब्रेकअप, इमोशनल ब्रेकअप, हर तरीके का कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो जाता। मुझे छोड़ छाड़ के त्याग के भाग जाता। लाइक ही बेचारा वो मेरा भाई है, इसलिए ही इज़ माई मैनेजर ऑल्सो, सो और लाइक लुक्स आफ्टर माई वर्क एन लार्ज स्केल। तो हाँ, मेरे साथ जो भी काम करता है वो बेचारे सब यही कहते रहते हैं। शिल्पी भी यही कहती हैं, देवेश जी भी यही कहते हैं, ईशान भी यही कहता है, मेरा पति भी यही कहता है। बट यार मैं हमेशा बोलती हूँ भैया अब वो गंगा बह चुकी, अब वही ना चुप रहने का वक्त था। 2000 मतलब बहुत, आपको पता है मैंने एक ओपन लेटर अनुराग कश्यप को भी लिखा हुआ है स्ट्रगलिंग डेज में। क्या अभी तक? नहीं, वो था किसी एक फाइट क्लब करके, एक पैशन फॉर सिनेमा करके एक वेबसाइट होती थी, उसके ऊपर कोई अलहदा इशू पे मतलब किसी 2 अलग लोगों की लड़ाई चल रही है, उसमें मैं अपना व्हाट कैन आई डू, आई एम एक्चुअल, इट इज लाइक दिस इज सर पहली बार का था। इमेजिन थैंक गॉड नॉट अ कॉर्पोरेट जॉब में, आई वुड हैव बीन थ्रोन आउट। मेरा भाई बोलता है मुझे यू आर अनएम्प्लॉयबल, he's like you are unemployable. तो चले अच्छा कम से कम। But listen, that's not true. I just want to say I'm quite responsible. Also, it's not like I mean I try. It's not like I'm looking for this thing, but I do feel that unfortunately हम जिस टाइम में रह रहे हैं थोड़ी टारगेटिंग अब हो गई है मेरी। जैसे अगर आप देखें, अब मैं कुछ ना भी कहूँ ना, अब तो चूंकि उन्हें याद है कि आपने 5 साल पहले कहा था, 6 साल, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, इसी मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग कहते हैं अपोलोजाइज कर लो, ऐसा। मैंने कहा क्यों, क्या फ़ायदा जब इंटरनेट है, इंटरनेट हर चीज़ याद रखती है। अभी आपको एक सर्च मारना है, आपको दिखेगा मैंने 6 साल पहले कहा था, 4 साल पहले, अपनी बात क्यों पिटवाना, जब लाइक क्या मतलब है इस बात का। डबल साइड से क्यों क्या, इट्स सो स्टूपिड नाउ, दे दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू नाउ, दे नो, सो नाउ देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग ऑल दैट। पॉइंट कब आया जब आपको रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना मेरा काम मुझे इफेक्ट कर रहा है, मेरा काम इफेक्ट कर रहा है? यार वो रियलाइज तो होना, मतलब आई थिंक सो आई टेल यू 2 things विच आई फील, एंड मैं बिल्कुल, मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं कोई किसी से, मुझे कोई शिकायत ऐसी नहीं है। मुझे लगता है 2 चीज़ें, एक तो वो ओपन लेटर ने ना बड़ा, उसमें मुझे लगता है ना संजय सर तो जो बोले सो बोले, उनको जो बुरा लगा, जबकि मेरी उनसे बात भी उसके बाद, आई मेट हिम एट सोनम्स वेडिंग एंड वी हैड अ वेरी नाइस चैट, आई स्माइल्ड एट हिम, आई वाज लाइक सर आर यू एंग्री विद मी, ये हो, एंड ही वाज लाइक yeah, he was very sweet, he was very gracious. क्या बोला? He was like हाँ तुम इधर आओ, अरे सर, आई वाज लाइक खुश हो जाओ सर, आपकी फिल्म को 300 करोड़ मिल गए, मैंने PR करा दिया आपकी फिल्म का। He is a very nice man and as I said I love his work. मुझे तो पद्मावत भी परफॉर्मेंसेज और सब सारे अच्छा लगा मुझे। हाँ, मुझे वो जैसे पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम थी मुझे। सो बट आई फील दैट देयर वर अ लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स जो ना नाराज हुए कि इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने ये लिखा कि एक चुट एक्ट्रेस कौन है ये, कहीं की कल की कोई ऐसी एक्ट्रेस सबसे बड़े डायरेक्टर के खिलाफ कैसे लिख सकती है, तो ना जिसे कहते हैं ना, मतलब उनके बिहाफ पे आप ये लोग गुस्सा हो गए। तो आई फील लाइक बहुत सारे ईगो
ये फेदर्स रफल होते हैं ना, क्या ना कि ना मेल ईगो हर्ट हुआ बहुत सारे डायरेक्टर्स का, डायरेक्टोरियल ईगो हर्ट हुआ बहुत सारे डायरेक्टर्स का, एंड एक पावरफुल इंसान जो हायरार्की में ऊपर है वो हायरार्किकल ईगो भी इफेक्ट हुआ कि एक तो एक एक्ट्रेस कहीं की नहीं, मतलब कोई यंग सी रैंडम एक्ट्रेस, कहाँ से आई हो तुम, कौन हो? आपको रैंडम एक्ट्रेस आपकी पहली फिल्म से नहीं माना जा रहा है, आपको हमेशा एक I think a lot of people no okay maybe but like they like तुम्हारा, तुमने क्यों बोला, तुम्हारा क्या हक है, तुम बोल कैसे सकते हो? एंड एक तो बॉलीवुड हैज दिस, देयर इज दिस फीलिंग कि हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, नो लाइक साइलेंस, जो कहते हैं ना हम कुछ नहीं बोलेंगे, लाइक वो। तो मैंने आई थिंक रियलाइज भी नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था इतना नाराज और लोग हो जाएंगे ना इस बिहाफ पे। मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने आके बोला कि तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, वो वक्त गलत था, तुम्हें पर्सनली बोलना चाहिए था। मैं आपको मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं फालतू की हेडलाइन नहीं क्रिएट करना चाहती। 2-3 बड़े डायरेक्टर एंड आई एम श्योर मुझे काम नहीं देंगे, संजय जी फिर भी काम दे देंगे, वो लोग नहीं देंगे दोबारा। आई फील दैट बिकॉज आई फील दे गॉट मोर ऑफेंडेड दैट हाउ डेयर शी, यू नो दिस, हाउ डेयर शी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार कल को अगर मैंने इनको ले लिया या इसने मेरी फिल्म को भी इस तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया, हम हाँ मतलब आई मीन जो भी है ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं यार, आई डोंट नो, लाइक इट्स फाइन, आई डोंट थिंक सो मच अबाउट दिस। अब नहीं करते नहीं करेंगे वो। बट एट दैट वेरी सेम टाइम जब आपको, एंड कैन आई टेल यू समथिंग नाउ, इफ आई डोंट नो इफ आई वुड हैव रिटन दैट थिंग नाउ, लाइक राइट नाउ, like that was that moment in my life, in my career, I did it. Like a lot of my actions, I'm like, now will I do it? I don't know, maybe I won't do it, like I don't know, chances I'll still do it all again the same, नहीं, because नहीं करोगे आप, क्योंकि अभी आपके जो रिसेंट पोस्ट में देख रहा हूँ वो आपके एकदम, अब तो मेरी बच्ची हो गई है यार, तो अब I'm like अभी मेरा अलग ही, अभी मेरी प्रायोरिटीज ही अलग है जिंदगी में। I'm like मुझे फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करनी अभी किसी और के लिए, मैं अभी ज़रा मैं अपने एंड अब मैंने ऑनेस्टली जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। मैंने मुझे कोई ये डार्क वायलेंस, ये लड़ाई मार पिटाई, ये फालतू की नॉनसेंस कुछ ऐसा नहीं देखना जिससे मेरे अंदर का वो माता जागे फिर से। मुझे अपने बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, खुशियाँ देनी है, जो भी। सो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई वॉच्ड आइदर फिल्म्स आई हैव ऑलरेडी सीन, आई नो हैप्पी एंडिंग है। 50 बार मैंने फिल्में देखी हैं कि मैं 10-20 बार तो देखी हुई हैं कुछ, नो लाइक जब वी मेट टाइप, दिल वाले दुल्हनिया इस टाइप की, अमर अकबर एंटनी, दैट्स लाइक माई फेवरेट फिल्म, एंड कार्टून्स। सो इवन नाउ आई ओनली वॉच हैप्पी थिंग्स आई वॉच्ड। पहले पुरानी फिल्में जो देख रखी हैं मैंने, आई एम लाइक मुझे ना ज़िंदगी में बहुत, एक तो अब मुझे ना इंस्टाग्राम ट्विटर खोलने में डर लगता है, बिकॉज आई एम लाइक खोलो तो ये गाजा में इतने बच्चे मर गए, यहाँ ये हो रहा है, वो कुछ अच्छी खबर तो आजकल मेरे फीड पे आई नहीं है। But I think that's also because I follow all like news channels and yeah, I don't follow any Bollywood sites and all. So you follow news channels? I only follow news channels, meaning not Godi Media, like whatever the other channels. Like but यार थोड़ा तो फॉलो कर, न्यूज़ कहाँ से मिलेगा, कुछ तो पता होना चाहिए ना दुनिया में क्या हो रहा है। अब बच्चा भी पैदा कर लिया भाई, इस दुनिया में पालना है, सो आई हैव टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके बच्चों ने, मम्मी ने कभी बोला होगा आपको कि जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी? डेली तो अभी भी बोल रही है मेरी माँ कि अब तुम्हारा बच्चा हो गया, अब तो सुधर जाओ तुम, भगवान। मेरी माँ एकदम बहुत नाराज हुई मुझसे, बोलती है अगर दुनिया में भगवान है तो तुम्हारा बच्चा राक्षस होगा, राक्षस। मम्मी ये कैसी वो थी? अरे जी लाइक वैसे पता है तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल मेरी जैसी होगी, इसलिए बहुत अच्छी होगी, कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। बट सर एक तरफ जहाँ इंडस्ट्री में लोग आपको काम नहीं दे रहे थे या लोगों ने नाराजगी थी, बट उसी टाइम कुछ आपके, सॉरी आई नेवर आंसर दैट, या सो दैट लेटर एंड 2019 व्हेन आई कैंपेन फॉर कन्हैया ना, दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से काफ़ी ऑफर्स मेरे कम होने शुरू हो गए, ये वो, that was like a turning point in my career, which again I didn't realize. The day I campaigned for him, like in that next 2 months or 3 months, I lost like some 4 endorsements or ads, like things that were, you know, in the pipeline, had been finalized, ये वो। फिर CNRC के protest के time में रीजन क्या देते थे? कि पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना हमें, शी इज टू पॉलिटिकल बोलते थे, मुंह पे बोलते थे। हाँ। और एक CNRC के टाइम पे तो मेरे को, आई वाज एंडोर्सिंग वन ब्रांड, इट वाज सम न्यू स्किन केयर ब्रांड, उनका तो मेरे पास लेटर है कि ड्यू कि एंडिंग द एंडोर्समेंट एंड लाइक थ्रोइंग मी आउट, कि ड्यू टू योर इन्वॉल्वमेंट इन CNRC protest you have brought disrepute to our brand and we are severing our contact with you, ties with you, whatever. I have that termination letter. So ये सब कुछ जब हो रहा था उसी समय बॉलीवुड में आपके कुछ ऐसे दोस्त भी बने जो आपके आई थिंक बेस्टीज हैं, like सोनम? Yeah, Sonam and I have been friends since Ranjana, so since 2013.
Yeah, 12, 13. तो सोनम भी दिल्ली में है, आप भी दिल्ली में हैं, मुलाकात होती है? सोनम कभी कभी दिल्ली में रहती है, सारे टाइम नहीं. आई मीन यार, जब से राबिया पैदा हुई है मैं तो किसी से नहीं मिली हूँ. आई हैव जस्ट बिन मोस्टली एट होम एंड नाउ आई एम डूइंग लाइक दीज इंटरव्यूज एंड ऑल. बट उसके पहले तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया है. बट या सोनम वॉज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. तो मैंने सोनम से बड़ी टिप्पणियाँ ली और उसने बड़ी ऑर्गेनाइज लड़की है. तो मैंने तो कुछ लिस्ट, मैंने जो लिस्ट हॉस्पिटल बैग में क्या क्या डालना है ये सब, वो मैंने सोनम का लिस्ट से अपना हॉस्पिटल बैग बनाया. शी सेंट मी हॉस्पिटल बैग एंड आई रिमेंबर द डे आई गॉट प्रेग्नेंट, आई मीन द डे आई टोल्ड हर दैट आई एम प्रेग्नेंट, उसने 2 बड़े सूटकेसेस भेजे मटर्निटी क्लोथ्स के कि yeah, like wear this and all. It was very nice, and I think that like taught me also that one should share, because why should you waste money and like resources and like add to waste by buying constant consumption? Like people should share. So now I've sent my maternity clothes to my friends, to my cousins, whatever. So Sonam started that chain. So आपके ये तो दोस्ती हुई, बट सोनम भी काफी विवादों में अक्सर वो भी. Yeah, Sonam's also very vocal, and she also stands up for what she believes in, and she's also very, and I have to say that she's been very encouraging to me. Like she has never told me कि यार क्यों कर रहे हो. She's like, I get it, and she's like you are, I mean she's always, at least to my face, she's always said you are very courageous and you're yeah. सॉरी स्वरा, आपके लाइफ में मतलब जो हम लोग ने भी रियलाइज किया कि आप यारों के यार हो. ये तो बहुत लोगों से भी मैं सुना है, खुद भी रियलाइज किया कि आप यारों के यार हो. आपका एक कोई यार जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, वो कौन है? I have a lot of friends. I mean, I think कि मैं तो I'll try to help whoever I can as much as I can. I don't think I've ever, because I really believe like that वो कहते हैं ना, friend in need is a friend indeed. तो अगर आप ज़रूरत पे काम नहीं आए अपने दोस्तों के, फिर क्या ही किया आपने ज़िंदगी में. बट मैं वो रिवर्स आंसर करूँगी कि I want to say कि मैंने उस यारों के यार से शादी कर ली जो मेरे लिए, जिसने कुछ भी किया और जिसने हमेशा मेरी सपोर्ट किया, एंड दैट्स फहाद. लाइक वेरी सून इनटू माय फ्रेंडशिप विद फहाद आई रियलाइज्ड कि यार ही इज़ somebody I can rely on, because I have a problem. Like मैं हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हेल्प मांगने में बड़ी दिक्कत होती है. तो मेरे बहुत ऐसे कम लोग हैं, माँ बाप और भाई ऑफ कोर्स, बहुत कम लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको फ़ोन उठा के मैंने कहा हो कि यार मैं यहाँ फंस गई, मेरी हेल्प कर दो, ये हेल्प कर दो मेरी. आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू आस्क फॉर हेल्प. And when Fahad and I before we were dating, but like before even that anything like that happened between us, when we were just friends, I remember something had happened, and again कुछ ट्रोल हो रही थी, मैं कुछ अरेस्ट वाला भास्कर चल रहा था ये, and मैंने उसे फ़ोन किया था. मैंने कहा था यार भाई ऐसा हो गया है कि तुम कैन यू जस्ट हेल्प मी, लाइक तुम्हारा बड़ा नेटवर्क है, तुम मेरी पक्ष से कुछ बातें डाल सकते हो क्या, कि मतलब मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है मेरे ऊपर. एंड ही वॉज लाइक yeah, and he did it and he was amazing. So that day I realized कि wow, I asked this guy for help, like why? So yeah, I'll flip your question and say कि मेरी ज़िंदगी में जो यारों का यार था जिसने हमेशा मेरी हेल्प की, that guy married. But I have my brother's also always been there for me, even when he doesn't agree with me, by the way, let me tell you. Like I remember this one time what happened, there was a huge, I was shooting one film और कोई लड़ाई हो गई थी सेट वेट पे. किसी ने एक स्पॉट बॉय के ऊपर चाय वाय फेंक दी थी, मैंने कॉलर वॉलर पकड़ लिया था किसी का, तो बड़ी बवाल हो गया. तो सब चले गए, वो कब मैं वापस आई, मेरा भाई आया हुआ था शूट पे, तो मैं गई उसके पास, होटल में था वो. मैंने कहा भाई ऐसा हो गया है, मैंने ये कर लिया, मैंने कॉलर पकड़ लिया एक बंदे का, उसने ऐसे किया. मेरा कहा कहता है कि देख तूने किया तो गलत है, ठीक है ना, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो मतलब मैं तो बहन है मेरी है, वो है क्या, तू भाई है, इसे करना पड़ेगा तुझे सपोर्ट. तो लाइक देन ही वाज लाइक क्या, लाइक ही गॉट इनटू इट एंड ही वाज लाइक बहुत ही गलत काम किया तुमने. जैसे ही सारे लोग चले गए, वेरी अनप्रोफेशनल, हाउ कैन यू गेट सो इमोशनल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, लाइक बट सीरियसली ईशान बहुत पसंद वो कैसे ये सब चीज. yeah, you know that whole story. yeah. But so Sora, what makes you, if somebody wants to sign you for a project, so what is that you look into a project? I mean the script first and the role before anything else. I've done projects where there was nothing on the project, like nobody knows anybody, like, and I've still done it. And because I had like just pure conviction passion project, Anarkali Ara is that example. And उस time
अविनाश जी के पास प्रोड्यूसर भी ठीक से नहीं था जब वो लाए थे स्क्रिप्ट. फिर जब उनका प्रोड्यूसर आ गया, द प्रोड्यूसर वाज एट दैट टाइम ही वाज न्यू, ही हैड नॉट डन एनीथिंग एल्स एज सच. फिर वो फिल्म हमने बड़े मुश्किल से बनाते बनाते वो बनी. खैर एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेरी वेल. इट्स अ ग्रेट फिल्म, वन ऑफ द फिल्म्स आई एम प्राउडेस्ट ऑफ, वन ऑफ द रोल्स आई एम प्राउडेस्ट ऑफ. It's a cult film. Yeah, that film is a cult film. So script is very very important to me. But now I've also started seeing कि यार आप बना पाओगे, मतलब जो आपने लिख लिया क्या वो आप कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे. तो अब मुझे थोड़ा समझ में आने लगा है कि एग्जीक्यूशन, उसका रिलीज, उसकी मार्केटिंग, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. बट वो यार सीखते 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 हो. द थिंग इज़ दैट आई ऑलवेज फील दिस. I mean, I don't have any grudges against anybody कि nepotism, तुम स्टार चाइल्ड हो, तुम नहीं हो. मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमारे जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है नेपोटिज्म सिर्फ रोल मिलना होता है. कि इट्स नॉट जस्ट दैट. द सपोर्ट यू गेट एज एन insider or as a star child, it's not just that you land the role. आपको आगे पीछे का भी सब कुछ पता होता है कि अच्छा बॉय होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, स्टाइलिस्ट होनी चाहिए, एक खास तरह. मैंने तो हर चीज़ अपने सीखते से. आप मेरी पहली फिल्म की अगर म्यूजिक रिलीज की मेरी पिक्चर्स देखो ना, आप भूतिया पिक्चर्स है मेरी. मैंने बाल ऐसे, मैंने मेकअप खुद में सरोजिनी नगर से कोई कपड़ा खरीद के पहना हुआ है. लाइक आई हैड नो आइडिया दैट यू आर सपोज्ड, बिकॉज किसी ने बताया ही नहीं मुझे. क्योंकि मेरे भी सारे स्ट्रगलर दोस्त, वो भी बेचारे सारे आउटसाइडर, उन्हें भी नहीं पता. तो कोई आपको गाइड नहीं कर रहा. Nobody is telling you how to do what. So I sometimes feel that, even this kind of stuff like script selection, working with the right kind of people, the groups that like if you're doing, for example, एक minimum guarantee जो होती है कुछ makers के साथ या कुछ production houses के साथ, वो सारी चीज़ें मुझे अब पता चली हैं काम करने के बाद. आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी पहली फिल्म आज तक रिलीज़ ही नहीं हुई है. जो मेरी पहली फिल्म जो शूट करी है ना मैंने, वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई? वो बड़ी आर्ट हाउस टाइप की फिल्म थी. इट्स अ वेरी गुड फिल्म एक्चुअली, एंड एक्चुअली नाउ इज द राइट टाइम टू रिलीज इट. सो आई कीप टेलिंग दैट गाय दैट द डायरेक्टर बेचारा, ही आल्सो डजंट हैव द राइट्स टू द फिल्म. वो किसी प्रोड्यूसर के साथ है, वो प्रोड्यूसर पता नहीं क्या, वो फाइनेंसर के साथ लड़ाई हो गई, लाइक व्हाटएवर द टिपिकल स्टोरी. सो I feel like we outsiders have to learn so much on the job and realize so many things on the job. Same time, like no one's guiding you, like no one's telling you how to do it, what to do. So yeah, and then you struggle for the role, then you struggle, पैसा, घर ढूंढो, रेंट के पैसे भरो, like. So Sora, you are that person जिसने OTT प्लेटफॉर्म को, वेब सीरीज को वो चीज़, वो मुकाम हासिल करना सिखाया, या एक किसी प्रोड्यूसर को वो रिस्क लेना सिखाया कि वेब सीरीज भी कोई चीज है. Yeah. तो वो I did the first. I think I always say, and people don't remember. It's very interesting that you remember it and you know it, but people don't realize that I always feel कि यार मैंने ना जब इसके Netflix and chill लाइन भी जब नहीं आई थी. Correct. And उसके आने के पहले and before, like OTTs and before like web series became the thing, I had already done like one very successful show called It's Not That Simple on Voot. And I think that was in 2016, 17. We shot it in 16 and then it released in 16 and the next series then uska second part released in 18. So yeah, I always feel ki I was thoda early bird. I was there before the trend began. I had already done that, and I've done some very interesting web shows actually. And again before the trend really picked up. Yeah. So, वो जब आपको ऑफर हुआ था, उस समय एक्चुअली में एक वो था, आई स्टिल रिमेंबर, गुलाबो सिताबों के पहले फिल्में ओटीटी पे रिलीज नहीं हो रही थी. एग्जैक्टली. डू यू रिमेंबर दैट टाइम जब नेटफ्लिक्स पे वो फिल्में आती थी जिनको रिलीज नहीं मिल रही? हाँ, रिलीज नहीं मिल रही है. एंड उस टाइम एक बुरा माना जाता था कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है आपकी फिल्म, कि इट वाज कंसिडर्ड कि ये फिल्म थिएटर के लेवल की नहीं है इसलिए आ गई. बट उस समय सोरा आपको क्या क्लिक किया कि मैं ओटीटी पे करूँ? It was a great script. It was a really good script. And I always say कि यार देखो, ट्रेंड वेंड बात की बात है, आप पहले मीट पे आओ, कंटेंट पे आओ, बिकॉज कंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं है. कहानी अगर सही है और अच्छी है, वो आप उसे जहाँ भी बताओगे ना, जिस भी महफिल में बताओगे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे बताओगे, वो वर्क करेगी. वो आप यार एक बात बताओ, कहानी तो इंसान, मतलब जब से हम वन मानुष थे तब से हम कहानियां बता रहे हैं. केवमैन भी कहानियां बता रहा था, राइट? या केव वुमन भी कहानियां बता रही थी. कहानियां तो बाजार में बैठ के जो कथाकार थे और जो दास्तां गो थे वो भी कर रहे थे, करेक्ट? तो कहानी अगर अच्छी हो तो वो तो आगरा बाजार में भी काम करेगी, वो चांदनी चौक के चौक पे भी काम करेगी, वो फिल्म के थिएटर में भी करेगी काम, प्ले में भी करेगी, थिएट्रिकल स्टेज पे, और वो ओटीटी पे भी करेगी. बट उस समय ओटीटी को इतना वो नहीं समझा गया था, मतलब उस समय ओटीटी ने एक्चुअली में वो मुकाम हासिल नहीं किया था. हाँ,
हाँ उस टाइम OTT का वो क्रेज नहीं था, बट आई लाइक द स्क्रिप्ट अ लॉट. I liked I met the director and I was like, this guy, he'd made break के बाद before that, तो I knew कि he's a good guy. I'd seen the film, मुझे काफ़ी पसंद आई थी. And मुझे वूट में जो स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव्स थे, मुझे उनको भी उनसे बात करके भी लगा यार ठीक लोग हैं ये. एंड द स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी न्यू. लाइक आपने मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पता क्या था? दैट वॉज अ फिल्म अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वाइफ. एंड आई वाज लाइक यार ये कभी नहीं हुआ है प्रॉपरली. हमेशा जो पति पत्नी और वो ये सारी जो होते हैं वो हमेशा आदमी के पर्सपेक्टिव से होती है. एंड औरत हमेशा लाइक वो औरत जिसने सही में अपने शादी में चीट किया वो हमेशा एक बड़े गंदी नज़र से दिखाई जाती है. लाइक उसका क्या पर्सपेक्टिव था वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे. सो देन आई वाज लाइक या लेट्स डू दिस एंड इट वाज अ नाइस शो. इट वाज अ रियली फन. लाइक इवन नाउ इट्स वेरी वॉचेबल. नाइस शो. लेकिन उसके बाद आपको एक रूल ब्रेकर का एक टैग दे दिया गया भाई. वो रूल ब्रेकर आपका ऐसा चला कि आपने शादी भी like I'm so शादी कर ली. यार you know I don't do it consciously, but पता नहीं वो कैसे हो जाता है मेरा. You're absolutely right. मेरा पूरा career, all the films I've done ना, you'll see that some rule has been broken. Like when I did Tanu as Manu 1, everyone told me कि यार supporting actress का रोल अगर हीरोइन बनना है supporting actress का रोल मत करो, friend का रोल मत करो. Tanu as Manu, big hit. It was and it's all helped me. देन रांझना के टाइम में टोल्ड मी कि अगर हीरोइन बनना है तो वो जिसको छोड़ देता है हीरो वो लड़की का रोल मत करो. दैट इज रांझना. पीपल स्टिल लव मी फॉर दैट पार्ट. देन जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे कहा कि अरे यार अगर हीरोइन बनना है तो सलमान की बहन का रोल कभी मत करना, फिर कभी सलमान के ऑपोजिट नहीं आ पाओगे. प्रेम रतन धन पायो आपके दिमाग में नहीं आया कि यू नो लड़कियां जो इंडस्ट्री में आ रही हैं वो सलमान की हीरोइन बनना थी? सूरज सर टोल्ड मी दिस. ही सेड आई कांट फाइंड एन एक्ट्रेस, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू यू. वो तो 50 जगह से बड़ी बात है. सूरज बढ़ जाती है नहीं बेचारे. अब वो मैं अच्छा मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही है. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रिजेक्टेड रोल्स बड़े खुशी खुशी लेती हूँ. मेरे सारे जो बेस्ट फिल्म्स हैं ना वो सारे रिजेक्टेड रोल्स हैं. नीलबटे सन्नाटा, नॉट नीलबटे अश्विनी ओनली गिफ्ट मी, अनारकली आवारा, तनु एज मनु, रांझना, प्रेम रतन धन पायो, ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज नोबडी वांटेड टू डू देम. एंड ये वीरे दी वेडिंग तो आई टोल्ड रिया कि इसके पहले कि 10 लोग रिजेक्ट करें तो मुझे ये वाला रोल दे दो जिसमें ये सीन करना है. मुझे पता है कोई नहीं करने वाला है. डोंट वरी, जस्ट कम टू मी, गिव टू मी. सो या आई इट्स ट्रू दैट आई थिंक आई हैव ब्रोकन अ लॉट ऑफ रूल्स. समटाइम्स आई डोंट रियलाइज इट. I think even the marriage with Fahad, now people are like, oh my god, like he. But yeah, I never think of it like that. I'm like, I'm trying to live a life जहाँ पे मैं authentically जो हूँ, मैं जो हूँ और मेरे जो actions हैं उनमें जितना हो सके एक मतलब they are in tandem, they are together, so there should be you know like no contradiction there कि मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और दिखा रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ. I don't like that. बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है स्वरा कि आप जो हो ना वो आप अभी तक मतलब आई हैव सीन यू एज अ वेरी इमोशनल गर्ल. गर्ल नेक्स्ट डोर वाली. आई स्टिल रिमेंबर जब आप फात के पहली बार घर पे गए थे. टेल अस आवर ऑडियंस एक्सपीरियंस बिकॉज़ दैट्स एक्चुअली जो हर लड़की महसूस करती है. कभी आपने बोला नहीं, कभी आपने it was crazy. So Fahad, I still remember 2nd January 2023. This has been like a year and a half. So Fahad and me, we knew each other for 3.5 years, but everything happened very quickly between us. And of course, some things happened quickly because we were like, yes, let's make it happen. But कुछ चीज़ें अपने आप ही हो गई. तो मैंने फहद को अपने पेरेंट्स से मिलाया था कि मिल लो, हम डेट करें. वो फिर फहद के पेरेंट्स को पता चला कि ही इज़ मीटिंग माई पेरेंट्स, लाइक हमें भी मिलना है. एंड इट वॉज वेरी फनी हाउ फहद ने अपने माँ बाप को इसलिए बताना पड़ा उसको कि वो किसी के साथ है और डेट कर रहा है क्योंकि उसके लिए कोई और रिश्ता आया था. एंड वो रिश्ता मतलब यू नो ही वांटेड टू काइंड ऑफ यू नो ही वाज लाइक नहीं. तो वो अपनी माँ को उसने कहा था मैं नहीं करूँगा अभी शादी, मुझे नहीं करनी हो. तो उसकी मदर को समझ नहीं आया कि वो कैसे मना करें. तो वो उन्होंने फहद को बोला कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि वो जो रिश्ता है वो किसी दूसरे सेक्ट का है, मतलब मुसलमानों में ही लेकिन किसी दूसरे अलहदा सेक्ट का रिश्ता है, इसलिए वो फहद नहीं मान रहा. तो फहद गुस्सा हुआ, कहता है क्या आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? मतलब मैं एक प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, मैं तो हिंदू लड़की से शादी करने वाला हूँ. एंड देन हिज मदर वाज लाइक व्हाट फ्लो में. देन शी वाज लाइक व्हाट एंड देन शी लाइक क्या ये वो. फिर उसे बताना पड़ा. एंड उसके पेरेंट्स को तो उतना नहीं एहसास हुआ, उसकी बहनें जानती थी कि कौन करके. पेरेंट्स उतना फिल्में नहीं देखते, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ. तो लाइक भाई आप झूठ बोल रहे हो, भाई आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा है ही नहीं. देन उसने फोटो भेजे हमारे सेल्फी वेल्फी, लाइक भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप कहीं मिल रहे हो गैस, या आप झूठ बोल रहे हैं.
So then he was like, भाई तुम चलो, फिर वो मिलना चाहते हैं तुमसे कि उन्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ. So I went and it was I was so scared. I've never been so scared in my life. Like I remember sitting there and I was like trembling. Like when I met them, like and वहाँ पे उनके यहाँ पे ना जैसे हम गए तो एक रूम में बिठाया, तो एक बिस्तर था, तो बिस्तर पे बिठाया और ऐसे सारी ऐसे लोग महिलाएं ऐसे बैठी हुई, very sweet, and they were all like looking at me, and I remember like trembling, like I was so scared, like मुझे नजरें नहीं मिला पा रही थी, and I had never thought कि मेरे को like कभी ऐसी शर्म आएगी या कोई ऐसी like you know I'm like very like chill person, but I was like so like that was the first time in my life I felt shy, जिसे कहते हैं. फिर एक फोटो बहुत वायरल हुई आप लोग की शादी के पहले, जहाँ मैं रो रही हूँ हाँ, that was very स्टोरी. अरे यार उसकी स्टोरी बड़ी फनी है. सो बेसिकली आई वेंट एंड ऑफ कोर्स आई वेंट कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मेरी माँ ने ऐसे यू नो फल वल की टोकरियाँ वोकरियाँ भेजी है ना. उसकी तरफ से जब उन्हें पता चला यार हैं, तो उन्होंने उनके यहाँ नेक देते हैं ना लड़की को. अच्छा मुझे समझ, जब फादर ने मुझे फ़ोन किया बोला कि मेरी माँ कह रही है कि नेक देना होता है, तो मैं एक ज्वेलर के पास हूँ, तो मुझे सेलेक्ट कर लो ये ज्वेलरी का पीस. अच्छा मुझे समझ नहीं आया नेक होता क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड, आई मीन आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर. तो उसने मुझे रिंग्स के फ़ोटो भेजे, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये वाला अच्छा है. फिर जब हम मिले बातचीत हुई, जब मैं जाने के पहले उसकी माँ ही उन्होंने कहा कि अच्छा तो आओ, तो उन्होंने ना ऐसे उनकी माँ ने मेरे हाथ में रिंग डाला, नॉट वेयरिंग दैट रिंग राइट नाउ, बट रिंग डाल दी. एंड आई वाज जस्ट लाइक, is this our engagement? Like am I engaged now? And I just felt so bad because I was like my mother should have been here, my father should have been here, and मैं अकेली वहाँ पे, मैं और मुकेश भैया और बिकेश, like हम गए हैं साथ में तीनों, my cook, my driver and me. So I was just like my parents should have been there, and I just like started crying, and it was very embarrassing because I was like oh no why am I crying? लेकिन पहली बार मैंने रोनी, ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, एक बार मैं रोना शुरू कर दूँ फिर मैं ऐसे 10-5 मिनट रुकती नहीं हूँ, फिर वो जाता है, वो पूरा अपना होता है. So it was very embarrassing, but yeah, it's a very sweet picture. And then of course then Fahad was telling my parents that oh my god she was crying so much, but yeah it was very sweet, and his parents were very nice. They were very like you know, I think that's when they also realized कि you know it doesn't matter कि हम कितनी अलग अलग दुनिया से आ रहे हैं, लेकिन इमोशन तो सेम ही होता है. you know emotion is the thing that can connect you. आपके घर का क्या रिएक्शन था? I mean my parents were pretty shocked when I told them, but they were, and they, because they also didn't know कौन है ये लड़का, मतलब एक बार वो कभी मिले थे and they didn't quite know, but my parents are very lovely. अब थोड़े बहुत ऐसे जो थोड़ी ऐसी टेंशन वाली बात हुई, but then अगले सुबह and my mother sent me an email. She said that look Swara, if you're sure and if this is what you want then we'll support you, we'll always be there for you. And they were very like they were डरे हुए थे थोड़े, but then तब तक वो फहद से मिले नहीं थे. फिर वो 2 हफ्ते बाद मैंने मिलाया फहद से. Once they met him they were like okay, they were very chill and they were very supportive. Our parents both sides have been very supportive. मुझे नहीं लगता हम इतने आसानी से और इतनी खुशी से और इतने दिल खोल के अब शादी कर पाते और जो भी सेलिब्रेट कर पाते अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा फिर मलाल रहता है ना मन में, या वो बुरा लगता है, वो एक वेट रहता है, गिल्ट रहता है. सो आवर पेरेंट्स freed us of all that. They allowed us to not just like be able to be like marry the person we love, but also do it without any weight or guilt or anything, and I'll always be grateful for that. But that's so nice. But अभी राबिया है, तो राबिया को किस तरीके से आप लोग लेके चल रहे हैं? I think जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरे को तो लगता है कि अच्छी बात है कि हमारी इंटरफेथ शादी है, क्योंकि मुझे लगता है कि राबिया के सर पे दो भगवान के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद होंगे. राबिया के लिए इतने सारे लोग दुआएं करेंगे. राबिया को हर कल्चर की जिसे कहते हैं अच्छाई और बेनिफिट मिलेगी. मैं तो फाद को कह रही थी कि यार ज़रा चर्च में भी चलते हैं, ज़रा जीसस की तरफ से भी मिल जाए हमें. सो आई फील लाइक यू नो अगर आप सही में भगवान में विश्वास करते हो ना, तो आपको, और सच्चे मन से, तो आपको कभी किसी भगवान से और किसी और के भगवान से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि है तो वो किसी का भगवान ना, वो चाहे आपका ना हो लेकिन किसी और का है. और मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे तो इसी तरीके से पाला गया, और मुझे जो इंडिया याद है ना, मुझे यही वाला इंडिया याद है कि कोई बात नहीं, अगर वो आपका भगवान नहीं, किसी का भगवान है ना, तो आदर करो उनका. मुझे वो इंडिया याद है जहाँ पे मुझे अपने हिंदू दोस्त याद हैं जो जब अजान आती थी उठ के बैठ जाते थे, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि ऐसे लेटे मत रहो. हाँ, आई होप वो हिंदुस्तान आज भी है, एंड आई बिलीव वो है, लाइक एंड आई थिंक दैट इज द ट्रू इंडिया, एंड दैट इज द ट्रू फेथ, बिकॉज
या मैं आपके मन में अगर भगवान है तो आप भगवान के नाम पे तो कोई गलत काम नहीं करोगे ना, बिल्कुल ट्रूली अगर आपके मन में, एंड दिस गोज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब इट्स नॉट जस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल द सेम. वेरी ट्रू स्वरा, थैंक यू सो मच. और मुझे अभी इशारे मिल रहे हैं. कहाँ, मेरे पिताजी से? ओ अच्छा, हाँ अंकल. हाँ. स्वरा, डू यू थिंक मोदी जी जीतेंगे इस बार? Papa, like, don't answer that. I'm not, Daddy. Can I just answer it in my own way? Like, are you? My father's my censor board. Have you been sitting there all the time, listening to that? Your question is answered. You can keep this part. This is the reality. भैया, I don't know मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि भाई मेरा करियर इस इलेक्शन के रिजल्ट पे जरूर डिपेंडेंट है. तो मेरे करियर का क्या हशर होगा, वो इस इलेक्शन का क्या हशर होगा, उस पर जरूर डिपेंडेंट है. नहीं, बिल्कुल आपका करियर बहुत आगे जाएगा. थैंक यू सो मच. Thank you. It's a pleasure. Thank you.